जय हिंद। सांस भी लेता हूं तो सुबह ही सुबह एक आईपीओ आ जाता है। रात को सोया भैया, अच्छा खासा सपना देख रहा था, सुबह ही सुबह 4-5 आईपीओ आ गए। मतलब पहले 3 आईपीओ एक ब्रैकेट में आए, राइट। हमने उनकी तीनों के अलग अलग वीडियो बनाई, कंपैरिजन वीडियो बनाई, फिर 2 आईपीओ आ गए और अब 5-6 आईपीओ एक ही ब्रैकेट में आ रहे हैं। हर एक की वीडियो एनालिसिस करते जा रहे हैं, जो एनालिसिस सामने आते हैं उसकी वीडियो वगैरह बनाकर डाल देते हैं। Hi everyone, my name is Vibhor Vashne. I was SEBI registered research analyst. अब सपोज कीजिए एक कंपनी जो आईपीओ लाने में हेल्प करती है उसका ही आईपीओ आ जाए, बट हमें देखना पड़ेगा भाई सबकी वैल्यूएशंस अच्छी लेकर आए हो, क्या अपनी ठीक वैल्यूएशंस पे लाए हो या फिर नहीं लाए हो। तो आज की वीडियो में करने वाले हैं डैम कैपिटल एडवाइजर्स आईपीओ आया है, उसके डिटेल्ड एनालिसिस, वैल्यूएशंस देखेंगे, पैसा कहां जा रहा है, कितना पैसा कमाते हो, कितना पैसा नहीं कमाते हो, फाइनेंशियल्स में कुछ आड़ा टेढ़ा सा नजर आ रहा है, राइट। तो क्या हमें लगाना है या नहीं लगाना, और जो आईपीओ आ रहे हैं उनका इस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि पैसा तो बढ़ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट वगैरह हो जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कितना ओवर सब्सक्रिप्शन, कितना लिस्टिंग गेन होगा। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हो तो यहां पर आपको एक बेल आइकन मिलेगा और सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं आप भूल ना जाओ। ममता मशीनरी के एनालिसिस हम लोगों ने ऑलरेडी डाल दिए थे, ये निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस थे। आज भी निफ्टी वही उसी रेंज में घूमता रहा जो इनसाइड बार की रेंज थी। ब्रेकआउट स्टॉक, मोमेंटम, इन्वेंचर्स के एनालिसिस ये क्लोज हो चुका है। इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल है, राइट। 3 आईपीओ के जो एनालिसिस में बात कर रहा था, देखो यहां पर अगर मैं आईपीओ की टेबल देखता हूं तो हुआ क्या है वो समझते हैं। इसको मुझे लग रहा है ये स्क्रीन भी थोड़ी छोटी पड़ रही है, यहां से समझते हैं। ट्रांसरेल 19 से 23, डैम कैपिटल 19-23, ममता मशीनरी 19-23, सनातन टेक्सटाइल 19-23, कॉनकॉर्ड इन्वायरो 19-23। ये पांचों एक ही हाथ की उंगली है, पर बराबर है या नहीं है वो देखना पड़ेगा। वेंटिव हॉस्पिटल 20-24, सिरोज 20-24। ओ भाई, ये दोनों एक साथ है, ये पांचों एक साथ है, बट एक चीज क्लियर है, इन पांचों का फंड्स इसके लिए 99.99% अवेलेबल नहीं होने वाला। तो कंसिडर दीज ऑल 7 आईपीओज इन द सेम ब्रैकेट। ऑलराइट, तो आज हम करने वाले हैं ममता के एनालिसिस हमने कर लिए, ममता आईपीओ। लास्ट वीडियो में भी बोला था यार मैंने, डैम कैपिटल के आईपीओ का एनालिसिस आज कर लेते हैं। चलिए जी शुरू करते हैं कि भाई क्या क्या काम करते हो। इसका मैं आरएचपी वगैरह भी पढ़ रहा था, तो समझते हैं कंपनी क्या काम करती है, किस किन चीजों में है। ऑलराइट, DAM Capital Advisors Limited is an investment bank in India. The company offers a wide range of financial solutions. क्या क्या है? Investment banking comprising equity capital markets, जिसमें हम ट्रेड्स वगैरह करते हैं, वो हो गया। Mergers and acquisitions वगैरह कराती है। Private equity जो listed नहीं होते, जैसे हम शार्क टैंक्स वगैरह में देते हैं, प्राइवेट इक्विटी हो गया। Structured and finance advisory, ठीक है। सेकंड वर्टिकल है इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज कंप्राइजिंग ब्रोकिंग एंड रिसर्च, ब्रोकिंग इंडस्ट्री भी और रिसर्च वगैरह भी देते हैं, ठीक है। और समझते क्या क्या काम करा है, क्या क्या झंडे गाड़े हैं वो बताओ। The company has successfully executed 72 ECM transactions, इक्विटी मार्केट्स की 72 ट्रांजैक्शंस कर चुका है, जिसमें से 27 आईपीओ लेकर आए हो, 16 क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स करी हैं, 6 ऑफर फॉर सेल थे और 6 प्रेफरेंशियल इशू, राइट इशू, बायबैक, ओएफएस, ओपन ऑफर्स हो गया, और आईपीओ फॉर यूनिट्स बाय रियल स्टेट, आरईआईटी जिसे हम लोग बोलते हैं, वो सब आज तक लेकर आए हैं। फिर उसके बाद बोलते हैं हैज आल्सो एडवाइज्ड ऑन 23 एडवाइजरी ट्रांजैक्शंस इंक्लूडिंग एमएंडए यानी मर्जर एंड एक्विजिशंस, ए एडवाइजरी, प्राइवेट इक्विटी एडवाइजरी, ये सब पे भी काम करते हैं। ब्लॉक ट्रेड्स वगैरह में भी हेल्प करते हैं। 29 इंप्लॉइज है रिसर्च में और 34 इंप्लॉइज हैं ब्रोकिंग टीम में। थोड़ा सा छोटा लग रहा है, 34 इंप्लॉइज है ब्रोकिंग टीम वगैरह में। 263 एक्टिव क्लाइंट्स हैं, राइट, जिसमें एफपीआईज भी है। फिर उसके बाद इंडिया, यूएस, यूके, यूरोप, हांगकांग, ये कहना चाह रहे हैं काफी फैला हुआ बिजनेस है। इस तरीके से इनका काम चल रहा है। ऑलराइट, देखो एज ऑफ नाउ इंडस्ट्री तो एवर ग्रोइंग है ही। हम लोग फाइनेंशियल की बात करें तो मार्केट तो ऊपर की तरफ भाग ही जा रहा है, राइट। जो कोविड में बंद नहीं हो वो कहां बंद होगा। तो एक चीज तो क्लियर है कि इंडस्ट्री अच्छी है। इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे,
कि भाई किस इंपॉर्टेंट डेट्स पर लाए हो, वैसे तो देख के फायदा है नहीं, बाहर से कच्चा चिट्ठा देख लिया था हम लोगों ने। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, 19 तारीख को आईपीओ आएगा, फिर उसके बाद 3 दिन यानी 23 तारीख तक आईपीओ रहेगा, 24 तारीख को अलॉटमेंट, फिर 25 की मेरी क्रिसमस, सेंटा क्लॉज आएंगे आपको एक गिफ्ट देके जाएंगे। चलो मेरी तरफ से प्रॉमिस है 25 तारीख को क्रिसमस गिफ्ट के तौर पे मैं आपको ढेर सारे स्क्रीनर्स गिफ्ट करने वाला हूं। 26 तारीख को फिर उसके बाद रिफंड आएंगे, और 27 तारीख को यानी कि ये लिस्ट होने वाला है। बताओ भाई किस वैल्यूएशंस पे लेकर आए हो। ऑलराइट, कहते हैं 2 रुपए फेस वैल्यू है, ऑलरेडी प्री स्प्लिटेड है, प्राइस बैंड 269 टू 283। कई लोग पूछते हैं कि हम मैनुअली उसमें 283 भरे या कट ऑफ टिक पे मारे, कट ऑफ पे मार दो, झंझट ही खत्म। अगर आप 283.1, 282.9, 282, 269 ये सब लगा रहे हो, ये सब बेकार है, ये सब बेकार है। मायने क्या रखता है 283 या कट ऑफ प्राइस। 53 शेयर्स का बंडल है, कहते हैं कि हमें ज्यादा नहीं 840 करोड़ रुपए चाहिए, 840 करोड़। और अगर आप देखोगे तो ये कहते हैं पूरा का पूरा ओएफएस है, नेगेटिव स्पॉट। नेगेटिव स्पॉट क्यों है? क्योंकि इसमें एक भी पैसा कंपनी के पास नहीं जाने वाला, सारा का सारा पैसा सेलिंग शेयर होल्डर्स के पास जाएगा। आप सोचो कंपनी के पास जाएगा, कंपनी अपनी ब्रांचेस वगैरह खोलेगी और बिजनेस फैलाएगी, कुछ नहीं होने वाला, ऐसा ख्याली पुलाव मत पकाओ। अच्छा, इनके पास ना क्यूआईबी और एचएनआई और रिटेल वालों के साथ साथ इंप्लॉय कोटा भी यहां पर नजर आ रहा है। जो इंप्लॉयज हैं जिनको ऑलरेडी पैन वगैरह रजिस्टर होगा उनके लिए है, मेजॉरिटी नहीं है, तो मैं यहां पे डिस्कस नहीं कर रहा हूं। अब बात करते हैं एक एक लॉट साइज की, देख लेते हैं। ओ हो, पूरे 1 रुपए बचेंगे आपके 15,000 में। 14,999 का एक लॉट साइज है, और 2 लाख से नीचे एप्लीकेशन है तो आप 13 लॉट में लगाते हो। अगर आप लगता है कि अच्छे लगाने हैं, मतलब मुझे 20 लॉट 30 लॉट लगाने हैं, तो वो ऑटोमेटिकली इन कैटेगरीज में चला जाएगा, और इन कैटेगरीज में कोई लॉक इन नहीं होता है, ये रिटेल की तरह ही माने जाते हैं। चलिए फाइनेंशियल्स में देखते हैं कितना पैसा बचाते हो, कितना गवाते हो। अच्छा, बट उससे पहले हमारे अभी दिसंबर मंथ के सब्सक्रिप्शन ओपन है। थोड़े दिन पहले हम लोगों ने ओपन करे थे, जिसमें 25-30 लोगों ने रजिस्टर किया था, जिसमें उनको इंडेक्स के ऑप्शन ट्रेड्स हो गए, निफ्टी के पेयर ट्रेड्स हो गए, बैंक निफ्टी हो गए, स्टॉक ट्रेड्स वगैरह भी मिलते हैं, स्विंग ट्रेड्स हो गए, इंडियन होटल्स उनके साथ शेयर किया था, एचबीएल पावर उन लोगों के साथ शेयर किया था, शेषशाही पेपर, इतने सारे स्टॉक्स वगैरह उनके साथ शेयर किए थे। स्विंग ट्रेड के, शॉर्ट टर्म ट्रेड्स, एक ही प्लान है जिसमें सब कुछ आपको मिल जाता है। इंट्राडे हो गया, पोजीशनल, शॉर्ट टर्म, स्विंग टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, ये सब कुछ उसमें ऑन द बोर्ड एक ही प्लान में आ जाता है। तो जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में देने वाला हूं, आप अभी जाइए वहां पे रजिस्टर कीजिए। मेरी टीम आपको सामने से कंफर्मेशन देगी कि भाई आपका ये प्लान है, और आपको ये गाइडेंस वगैरह देगी। फिर आपको वहीं पर व्हाट्सएप में सारे मैसेजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। यू कैन बी अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अब फाइनेंशियल जब मैं इसके गो थ्रू कर रहा था, तो एक टाइम ऐसा आ गया जिसकी वजह से मुझे इसका आरएचपी पढ़ना पड़ा। क्यों पढ़ना पड़ा वो समझते हैं। पहली चीज तो इन्होंने यहां पर चित्तौड़गढ़ वालों ने क्वार्टर अपडेटेड ही नहीं किया, जबकि इन्होंने यहां पर क्वार्टर अपडेट किया है। ठीक है, अब हुआ क्या था देखते हैं। 166 करोड़ के एसेट एकदम से जंप होके 1200 करोड़ हो गए, दैट इज ऑलमोस्ट 7-8 गुना हो गए। अच्छी बात है, ग्रोथ होती तो मैं इसको रियल मानता, बट अगर आप देखोगे तो वापस से ये मतलब ग्राफ कुछ ऐसा बना, ऐसा यहां से सीधा ऊपर और वापस से नीचे 1200 से 214 हो गए। अब मेरे को लग रहा है या तो ये कोई टाइपो एरर है, या कोई यहां पर अप एंड डाउन हुआ है, या कंपनी के फाइनेंशियल्स ही गलत हैं, या कंपनी के फाइनेंशियल्स ही गलत है, गलत हिसाब से अप एंड डाउन हो, कुछ और गड़बड़ है, और इन्होंने Q1 Q2 नहीं डाला। जिसके लिए मैं इनके पूरे आरएचपी पर गया और आरएचपी से इसको मैच करके देखते हैं। ये इनका आ गया आरएचपी। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर आप देखोगे सितंबर क्वार्टर इन्होंने डाला है। ये है फाइनेंशियल एसेट्स, नॉन फाइनेंशियल्स एज ए नॉन करंट एसेट्स वगैरह। तो यहां पर अगर मैं टोटल देखता हूं, मैं आपके सामने टोटल ही लेकर आता हूं, रुपीज इन मिलियन है 166 मिलियन, यानी कि 166 करोड़ हो गया। 12011 यानी 1201 करोड़ हो गया, और वापस से डिप आ गया 214 करोड़ हो गया, और अभी 257 करोड़ हो गया। 166 से 257 तक देखो ग्रोथ है,
बट 166 से 1200 तक देखो ग्रोथ है, बट वापस से डिप आ गया, यानी कि ये पैसा कहां गया वो मुझे बड़ा क्यूरियस किया, जिसकी वजह से मुझे खूब रिसर्च करनी पड़ी, और वो रिसर्च मैं आपके लिए शॉर्ट कर देता हूं, आपके साथ शेयर भी करता हूं। देखिए समझते पैसा था कहां और कहां गया है। रेड मार्क करने का टाइम आ गया है। तो ये क्या बोलते हैं, 214 करोड़ के एसेट्स थे, राइट, कैश एंड कैश बैंक बैलेंस था, ये इनके हाथ में जो रोकड़ बोला जाता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 214, 256, 800, 256 से सीधा 800, 800 से 600, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बैंक एंड अदर कैश इक्विवेलेंट्स, यानी कि जो बैंक में पैसा वगैरह रखा हुआ है, तो ये क्या बोलते हैं, 562 से सीधा हो गया 729, 729 करोड़ हो गया 56 करोड़ से, बैंक की बात कर रहा हूं, और वापस से 74 करोड़ हो गया। तो भाई ये इतना अप एंड डाउन हो गया, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 2 रिसीवल्स की बात करते हैं, ये जो इन्होंने 5A लिखा हुआ है, यानी कि जो पैसा आपको लेना है अभी आया नहीं है, मान लो आपने माल बेच दिया, जैसे किराने की दुकान पर जाते हो, भैया जरा हिसाब में लिख लेना, दे जाएंगे कोई बात नहीं। ट्रेड रिसीवल्स, बिल्ड, अनबिल्ड, बिल्ड मतलब पैसा बिल बन चुका है, पैसा भी आया नहीं है, अनबिल जिसका बिल भी नहीं बना है, पैसा भी नहीं आया। यहां पर भी एक चीज क्या देखने को मिली, यह समझते हैं जरा, 462, 40 करोड़ का सीधा 185 करोड़ हो गया, और वापस से 200 हो गया। मतलब यहां पर इन्होंने एक अच्छे खासे स्टैंडिंग बैंक बैलेंस और रिसीवेबल खड़े कर रखे हैं। अब प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम क्या है, ये तो पैसा बैंक में था 729 करोड़ का, जो अगले साल 74 करोड़ हो गया, पैसा कहां गया, डिविडेंड में चला गया। मतलब जब इनको आइडिया लगा कि हम आईपीओ वगैरह लेकर आने वाले हैं, रादर देन अभी इनके पास शेयर होल्डर होंगे, जस्ट एन एग्जांपल 10, तो मैं 10 लोगों में डिविडेंड बांट देता हूं, बाद में पता लगा जब मेरी कंपनी लिस्ट होगी तो 700 लोगों में मुझे पैसा बांटना पड़ेगा। आप यहां क्लियरली देख सकते हो, बैंक बैलेंस है 4th कॉलम में, ये जो मैंने काटा है 729 करोड़ का 74 करोड़ ही रह गया, तो इन्होंने चालाकी से डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। अब आ जाते हैं बाकी फाइनेंशियल्स पे, तो यहां पर एक इस वाले कॉलम में हम वापस आएंगे। फाइनेंशियल्स तो ठीक थे, एसेट्स 166, 1200, 214। रेवेन्यू की बात करते हैं, सेल्स, देखो पता क्या होता है, एसेट्स ग्रो कर रहे हैं, सेल्स ग्रो नहीं कर रही, तो ये गड़बड़ है। यहां पर अगर आप देखो 94 करोड़ की सेल्स पे 21 करोड़ का प्रॉफिट, यानी 22% का मार्जिन, 85 करोड़ की सेल्स है जिसपे 8 करोड़ का प्रॉफिट, 10% मार्जिन, और 182 करोड़ की सेल्स हुई, सेल्स समझ आता है अच्छी खासी जंप करी है, प्रॉफिट मार्जिन ब्लास्टेड 35% का प्रॉफिट मार्जिन, बाप रे। चलिए यहां पर भी समझ आता है 30, 40, 35% का प्रॉफिट मार्जिन। हाँ एक अच्छी चीज है, बोरोइंग्स नहीं है, 1 करोड़, 3 करोड़, 4, 5 करोड़ की बोरोइंग्स है कंपैरेटिव टू रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये एक समझ आता है, ये एक अच्छी चीज नजर आ रही है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट की रेशियोज पे। रिटर्न ऑन इक्विटी 54%, रिटर्न ऑन नेटवर्थ समझ आता है 45, पैट मार्जिन 35, 38 जो हम लोगों ने कैलकुलेट करा, प्राइस टू बुक वैल्यू 12 गुना, बहुत हाई है यार, बहुत हाई है। चलो पीयर कंपैरिजन तो मैं आपको दिखाऊंगा जो हम लोगों ने वीडियो में स्टार्ट किया है। ईपीएस 9.98 है, बाद में भी पूरा यही रहेगा क्योंकि नए कोई शेयर्स मार्केट में नहीं है, पूरा का पूरा ओएफएस है। प्राइस टू अर्निंग 28 गुना पे ट्रेड कर रहा है और बाद में भी यही रहेगा। अब समझते हैं, देखो पूरा का पूरा ओएफएस है तो पैसा तो कहीं जा नहीं रहा, पैसा सेलिंग शेयर होल्डर्स के पास जा रहा है। तो आ जाइए जरा इसके पीयर कंपैरिजन में कौन कौन है हमारे सामने 4-5 उम्मीदवार हैं। डैम कैपिटल, आईसीआई, आईआईएफएल, यही वो संजय भसीन वाला, जेएम फाइनेंशियल्स, मोतीलाल ओसवाल, राइट। अब इन 3-4 ने अच्छा खासा पैसा बनाकर दिखाया है, क्या ये भी बनाएगा या नहीं बनाएगा समझ लेते हैं। पहले स्टार्ट करेंगे ईपीएस के साथ और पी रेशियो के साथ। देखो ईपीएस जितना ज्यादा उतना बढ़िया, यानी कि प्रॉफिट में से मुझे 9 रुपए मिलते हैं हर एक शेयर पे, तो जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना बढ़ेगा। कंपेयर करते हैं, डैम कैपिटल 10 के आसपास, आईसीआई 52 5 गुना, आईआईएफएल 16 1.5 गुना, जेएम उल्टा आधा हो गया और मोतीलाल 41। यानी कि अगर मैं पांचों को कंपेयर करूं तो डैम कैपिटल आया चौथे नंबर पे 5 लोगों में से। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं।
अब आ जाते हैं एनएवी के बाद पीई रेशियो पे। पीई रेशियो कितना था यहां पर 28 के आसपास, यहां पर लिख लेते हैं 15, 16, 21, 16। ध्यान से देखो कोई भी इसके आसपास नहीं है। जितना पी रेशियो उतना ज्यादा है, यानी एक शेयर को एक्वायर करने के लिए इतने गुना पैसे मैं दे रहा हूं। तो यहां पर 5/5 रेटिंग है, मतलब 5 आउट ऑफ 5 नहीं है, मतलब आप आखिरी नंबर पे हो, हम लोग नंबर 1 को हाईएस्ट मान के चल रहे हैं, ऐसा समझिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आइए। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 43, इसका भी 43, 28, इसका तो एक से नीचे और इसका 27। तो यानी कि ये टॉप पर आया, अब की बार नंबर 1 बन गया है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ये था 12 पर, 6 आधा हो गया और 1/3 हो गया, 4th और आधा हो गया, और ये तो सिर्फ 0.62 के आसपास है मोतीलाल का, राइट। तो अगेन 5/5 पर आया, तो यानी कि सिर्फ एक बार माजी बारी आपने 4 या 5 बारी में से। चलिए आएंगे फाइनल वर्डिक्ट पर। नंबर 1, सेक्टर डेफिनेटली अच्छा है, एवरग्रीन सेक्टर है, बाकी सबने भी पैसा बनाकर दिया है, एंजल ने, आईसीआई सिक्योरिटीज, मोतीलाल ओसवाल, राइट, इन सबने भी पैसा बनाकर दिया है। लॉन्ग टर्म में तो आप पैसा बनाकर दे जाओगे। मेन सवाल आता है लिस्टिंग गेन का। इस हिसाब से पीयर कंपैरिजन करा जाए, डेफिनेटली थोड़ा सा ओवर वैल्यूड नजर आ रहा है, बट टेबल पे बहुत थोड़ा सा ही कुछ है, ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करना। थोड़ा सा ही कुछ क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि ऑलरेडी इस गुना में क्या आ रहा है, 800 करोड़ का आईपीओ, 800 करोड़ का आईपीओ जिसके एनालिसिस कर रहे हैं, 180 करोड़, 500 करोड़, 500 करोड़, 1600 करोड़, तो ये अपने आप में जाकर ही 3-4 हजार करोड़ के आसपास बन गया। नंबर 1, ओवर सब्सक्रिप्शन। नंबर 2, लिस्टिंग गेन। देखिए, ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करें, ओएफएस नहीं होता, थोड़ा फ्रेश इशू होता, अच्छा है। पहले ही आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, बैंक में से वो पैसा कहां चला गया, वो बैंक में से पैसा गायब हो गया। और भी काफी सारे आईपीओज आ रहे हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा बट गया। अगर ये सब फैक्टर्स नहीं होते तो मैं यहां पे 100 गुना 80 गुना लिखता, बट मैं ऐसा कुछ नहीं लिखने वाला। मैं लिखने वाला हूं 25 टाइम्स। मुझे क्या हिट करके गया, पहले ही डिविडेंड डिक्लेयर हो गया। जब आपको लग रहा है कि भैया मैं आईपीओ लेकर आऊंगा, मेरे घर मेहमान आने वाले हैं, जल्दी से काम करो, समोसे कचौड़ी खुद ही खा लो, मेहमान के सामने चाय रख देना, करना मत ऐसा, राइट। अब ओवर सब्सक्रिप्शन और फुल ओएफएस नहीं होता तो मैं और ज्यादा लिखता। लिस्टिंग गेन की बात कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 10 से 20% के आसपास ही लिस्टिंग गेन होने वाले हैं। कोई मोटा लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट मत करना, ओवर सब्सक्रिप्शन, डिविडेंड और बाकी आईपीओस की वजह से। हालांकि एक चीज और है, अगर मार्केट गिरता भी है, थोड़ा सा भी और टंबल डाउन करता है, तो हो सकता है ये 0 के आसपास या नेगेटिव में भी एक बारी को चला जाए। आईपीओ आने में अभी टाइम है। जैसा मैं हर बार बोलता हूं, हमारा जो फाइनल वर्डिक्ट रहता है वो मैं ट्विटर टेलीग्राम पे बताता हूं। प्रायोरिटी वाइज के लिए कंपैरिजन का भी एक वीडियो बनाऊंगा, जैसे साई, विशाल, मोबीक्विक में बनाया था, कि इन पांचों का कंपैरिजन में जिसके पास एक लॉट का पैसा है वो किस में लगाए, 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला, 5 वाला किस में लगाए, वो वीडियो भी आपको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ये थे यहां पर डैम कैपिटल एडवाइजर्स के डिटेल्ड एनालिसिस। एंड यस, जैसा मैंने आपको बताया हमारे सब्सक्रिप्शन के बारे में, एक ही प्लान में आपको इक्विटी, पेनी स्टॉक्स, ऑप्शंस, इंट्राडे, स्विंग ट्रेड्स सब कुछ मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। अभी जाइए, रजिस्टर कीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर community. वीडियो पसंद आया हो, share with your friends, like and subscribe. Thank you for watching the video. Lots of love.